व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। इट्स सो गुड टू सी यू ऑल अगेन। वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं रहने वाला द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। चलिए गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। व्हाट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गाइस, सेल्स ऑफ गुड्स जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ बात करें होल ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करना। इसमें मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी। और अगर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करता है या फिर एग्री होता है प्रॉपर्टी को बायर को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना किसी बायर को फॉर अ प्राइस। चलिए अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। होप यू मस्ट क्लियर अबाउट द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है टू पार्टीज, अ सेलर एंड अ बायर। किसी सेल को कंस्टिट्यूट करने के लिए एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर रहना चाहिए, एक बायर रहना चाहिए, क्योंकि जो दोनों डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। एक ही पर्सन अपने गुड्स तो नहीं खरीद सकेगा ना। बट ये जो रूल है ये कुछ एक्सेप्शंस इसकी हैं, क्योंकि जहाँ पर ये बताते हैं कि सेलर भी कभी कभार खुद अपनी प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये मैं क्या कह रही हूँ, इज़ इट पॉसिबल? येस। चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। बिफोर मूविंग टू द एक्सेप्शंस लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक से लिए गए हैं एंड इंटरनेट के एफिशिएंट सोर्सेज से लिए गए हैं। आप लिख सकते हैं एंड इसी तरह से आप एग्ज़ाम्स में भी इसके जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू, आई अश्योर यू दैट। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहले तो ऑक्शन सेल्स। जो ऑक्शन लॉ ये परमिट करता है कि सेलर जो है जिस वो बिड लगा सकता है, यानी कि बोली लगा सकता है। ये सेक्शन 64 सब क्लॉज 3 में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो सेलर अपने गुड्स परचेज कर सकता है। जैसे किसी ऑक्शनर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन में बोली पे लगी हुई है तो वो खुद की प्रॉपर्टी बोली लगाकर खरीद सकता है। ये सेक्शन 64 के सब क्लॉज 3 में दी गई हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसे बोली लगाकर अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो वापस खरीद सकती हैं। इस पर मैं अलग से केस लॉज जो है वो आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या केस लॉज हैं, जिसमें हम ये जो कंसेप्ट है कि क्या एक सेलर खुद की परचेज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स के रूप में व्हाटएवर। चलिए हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जहाँ पर जो किसी पर्सन का गुड्स है वो किसी डिग्री उसकी अगेंस्ट जो डिग्री हो रही है वहाँ पर सोल्ड हुआ है, वो आगे आ सकता है अपने गुड्स जो हैं वो परचेज़ करता है, यानी कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी डिग्री पास कर दी हो, और वो खुद भी आ सकता है और अपने गुड्स को खरीद सकता है। फिर आते हैं बिटवीन पार्ट ओनर। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कि देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन पार्ट ओनर एंड अदर। सपोज कि किसी का बिजनेस है, कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स में डील कर रहा है, पार्टनर्स का बिजनेस है, तो वो जो पार्टनर्स हैं, अब देखो को ऑनर्स होंगे अब ये, तो को ऑनर्स खुद के गुड्स भी खरीद सकते हैं। आपने बहुत सारी अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आपने ड्राइंग्स ले रखा हो कि जैसे उसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स खरीदे या फिर उसने परचेज़ किए ऐसे। फिर आते हैं गुड्स। अनदर एसेंशियल एलिमेंट्स की द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, कि यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट मे इंक्लूड एग्जिस्टिंग गुड्स जो एग्जिस्ट करती हैं, फ्यूचर गुड्स भी आ सकती है और कॉन्टिजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स यानी कि जो आपने डील कर दी है, जो गुड्स जो हैं वो आपको बाद में मिलेंगी। जैसा आगे आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। जहाँ पर सेलर एंड बायर, सपोज सेलर की गुड्स है, अगर एक बार बायर को दे दे तो वो जो परमानेंटली उसका जो ऑनरशिप है वो उसकी बायर की हो जाती है। अगर वो जितनी भी उसकी अमाउंट है, ड्यूज़ है, उस प्रॉपर्टी को लेकर पैसे मनी क्लियर कर दे, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, तो वो गुड्स पर उसका पोजीशन आ जाता है, नॉट जस्ट पोजीशन, उसकी ऑनरशिप। फिर द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स आता है प्राइस। ऑब्वियसली जो ट्रांसफ़र जो है वो मनी के लिए होता है, कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं। और अगर गुड्स एक्सचेंज की गई हैं, इट इज़ अ बार्टर। अगर सपोज बार्टर सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं, ये सेल नहीं होती। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, ऑफर एक्सेप्टेंस इंटेंशन। मान कि जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वही सेल के जो पूरा करने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि एक पर्सन ऑफर करे, एक्सेप्टेंस दे, लीगल इंटेंशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ये इट मस्ट बी प्रेजेंट वाइल क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो होप यू आर गेटिंग एंड साइड बाई साइड नोट करते चलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, इट विल बी हेल्प टू यू अ लॉट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, देयर मस्ट बी डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ऑनरशिप जो है वो पास होती है बिफोर और आफ्टर डिलीवरी डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि अगर सपोज़ कि आपने सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए, अब एग्रीमेंट ऐसा है कि गुड्स फ्यूचर में होंगी डिलीवर, चाहे बायर पैसे दे दे, चाहे कुछ सर्कमस्टांस, वो एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र होनी ही चाहिए जब गुड्स ट्रांसफ़र होती हैं। एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफ़र, द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इमीडिएट भी हो सकती है, जैसे इमीडिएट सेल हो जाए, और टू टेक प्लेस लेटर, बाद में हो सकती है, कंडीशन पर हो सकती है। सपोज़ कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है किसी सेलर से, तो वो तभी आपकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप होगी जब आप उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट्स टू एग्रीमेंट। फिर आता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपने डेफिनेशन में पढ़ा हो कि जहाँ तो वो एग्री करता है, जहाँ तो वो ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मेन डिफरेंस अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, सेल में ऑनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है किसी सेलर से किसी बायर तक, बट एग्रीमेंट टू सेल ऑनरशिप ट्रांसफ़र किसी फ्यूचर डेट पर होती है जब कंडीशन उसकी फुलफ़िल हो जाती है। तो सेल में ट्रांसफ़र जो मतलब गुड्स की ट्रांसफ़रशिप है, ट्रांसफ़रशिप ऑफ ऑनरशिप इन द सेल इमीडिएट होती है, लेकिन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र में जो ऑनरशिप है वो फ्यूचर और जब कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तब होती है। गॉटिंग माई पॉइंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एक सेल है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो एक बार कंप्लीट होती है, बट एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसको फ्यूचर में कंप्लीट होना होता है। एग्जीक्यूटेड होता है कि जो एक बार ही कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूटरी जाने की अब एक पार्टी की परफॉर्मेंस होनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। फिर आता है पासिंग ऑफ रिस्क। सेल में जो रिस्क है वो गुड्स के साथ एसोशिएट करता है और बायर को ऑनरशिप के साथ ही वो पास हो जाता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो रिस्क है वो ऑब्वियसली सेलर के पास ही रहेगा, तब तक ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। तो पासिंग ऑफ रिस्क में ये है कि ये गुड्स के पोजेशन के साथ एसोशिएट करता है। अगर एक बार आपकी ऑनरशिप अब मिल गई बायर को तो वो उसी का रिस्क है, नहीं मिली तो अभी वो सेलर के पास ही है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है राइट्स ऑफ बायर इन अ सेल। किसी बायर के सेल में क्या राइट्स हैं। बायर जो है वो ऑनर हो जाता है गुड्स का इस सेल में, एंड उसका पूरा राइट हो जाता है। सेल में बायर जो है वो ऑनर हो जाता है और उसका पूरा अधिकार हो जाता है गुड्स के ऊपर। बट एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर है उसको सिर्फ गुड्स वो फ्यूचर में परचेज़ कर सकता है, क्योंकि उसका एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ इतना ही राइट होता है। ना तो उसकी ऑनरशिप होती है, ना तो उसको कोई रिस्क ट्रांसफ़र होता है, ना कि उसका कोई राइट होता है कि उसको ओवर करे। सिर्फ उसका इतना ही राइट होता है कि वो फ्यूचर में जो उसके साथ सेलर ने डील करी है वो उसको ख़रीद सकता है। लेकिन हाँ, जब सेलर मुकर जाए तो किसी सर्कमस्टांसेस के आकर वो बात की बातें हैं। फिर आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ऑब्वियसली अगर कोई सेलर अनपेड रह जाता है तो अनपेड सेलर का पूरा ये राइट होता है कि वो फुल प्राइस ऑफ गुड्स और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि जो किसी चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर जो उसने अमाउंट लिखी है वो पूरी तरह से उसको मिल सके। और अगर वो डिसऑनर हो जाती है तो फिर जो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हैं वो उसके राइट्स होते हैं कि वो पूरी की पूरी पेमेंट है वो रिसीव कर सकता है। और अगर हम राइट्स ऑफ अनपेड सेलर की बात करें तो दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ। अगर एक अनपेड सेलर जो वो सेलर होता है जिसने पूरी जो प्राइस है फुल प्राइस ऑफ द गुड्स अभी तक रिसीव नहीं की हो, और जहाँ फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसका डिसऑनर किया गया हो बायर के द्वारा। चलिए अब कैटेगरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला आता है राइट अगेंस्ट द गुड्स। राइट ऑफ लेन, सबसे पहला उसका गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट होता है। अगर अनपेड सेलर रह जाए, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं अनपेड सेलर कौन होता है, उसका राइट होता है कि वो गुड्स का पोजेशन ले सकता है जब तक कि पूरा प्राइस उसको मिल नहीं जाता, यानी कि वो अपना जो गुड्स का ऑनरशिप है वो वापस ले सकता है। यानी कि अगर आपने कार की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करी, कुछ ऐसा आपने सामान खरीदा जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो
आपको वो जो ऑनरशिप है उसकी वापस वो कंपनी वाले ले सकते हैं। ये तब राइट तब एग्जिस्ट करता है जब गुड्स है वो क्रेडिट के बिना सोल्ड हुई हो, यानी कि अगर आपने उधार पर नहीं ले रखी, आपने इंस्टॉलमेंट्स पर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पर लेना भी उधार नहीं होता, क्रेडिट पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका हो तब वो मतलब कि आपसे ले सकता है। और जो बायर जो है वो कम्प्लीटली दिवालिया हो चुका हो, इंस्टॉलमेंट हो चुकी, यानी कि अब उससे पैसों की उम्मीद नहीं हो सकती। फिर आता है राइट टू ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। आप गुड्स जो हैं सेलर जो है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर जो गुड्स है वो डिस्पैच कर सकता है, उसको गुड्स को ट्रांजिट में यानी कि रास्ते में ही वो स्टॉप कर सकता है और पोजेशन है वो दोबारा रीगेन कर सकता है। फिर आता है राइट ऑफ रीसेल। जो अनपेड सेलर है वो अपनी गुड्स रीसेल भी कर सकता है जब गुड्स पेरिशेबल होती हैं, और जब सेलर एक्सप्रेसिवली राइट ऑफ रीसेल का रिजर्व करता है, जहाँ फिर जब बायर when the buyer fails to pay within a reasonable time after notice। नोटिस के टाइम भी रीजनेबल टाइम अगर उसको दिया गया फिर भी वो फेल हो जाता है तो वो फिर अपना जो गुड्स है वो रीसेल किसी और बायर को रीसेल कर सकता है जहाँ पर उसको पैसा उनका अच्छा खासा मिलता हो। फिर आता है when the seller expressly reserve the right of resale। फिर आता है राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। सूट फॉर प्राइस। द सेलर ये भी चाह सकता है कि वो बायर को वो प्राइस के लिए सूट कर सकता है, उस पर केस कर सकता है जब ऑनरशिप ऑफ गुड्स है वो बायर को पास होगी हो और पेमेंट अभी तक नहीं हो जाने की, ऑनरशिप पास हो जाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिली तो वो उसको उस पर केस कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस। अगर बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज़ हो जाए, रॉन्गफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और पे फॉर द गुड्स, द सेलर कैन क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज वो रॉन्गफुली गलत तरीके से आप बाद में पेमेंट करने से मना कर दे तो वो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी डैमेजेस हैं वो उसको भी जो सेलर है, अनपेड सेलर है, उसको क्लेम करवा सकता है थ्रू द डिक्री ऑफ द कोर्ट, थ्रू बाय एनी मीन्स। फिर आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। जो सेलर है वो अपना इंटरेस्ट रिकवर करवा सकता है, स्पेशल डैमेजेस जो कि बाय अलाउ किए जाते हैं बाय एग्रीमेंट और लॉ। फिर आता है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर बायर रेपुडिएट्स कर दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले तो सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल की तरह ट्रीट करता है और उसको डैमेजेस के लिए स्यू भी कर सकता है। रेपुडिएट्स का मतलब होता है कि ड्यू डेट से पहले जब उसका करार हुआ था तब उसने उसको मना कर दिया, तो मतलब कि जब गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएँ जहाँ से कुछ ऐसे सर्कल ट्रांसफ़र हो जाए, जब सेलर बायर मुकर जाए तो वो एज अ कैंसिल माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं वो उसको क्लेम करवा सकता है। इसके रिलेटेड जितने भी केसेस हैं आई विल मेक श्योर दैट आई विल प्रोवाइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।